23 मई साल 2025 की बात है। मद्रास हाईकोर्ट के जज पी वेलमुरुगन ने एक आईएएस अफसर अंशुल मिश्रा के खिलाफ बड़ा आदेश दिया। उन पर सिविल कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट माने कोर्ट की अवमानना का आरोप लगा। सजा भी सुनाई गई, 1 महीने की कैद माने जेल। अब जैसे ही ये सजा सुनाई गई, सुर्खियां बनने लगी। लिखा गया, जज ने आईएएस को भेजा जेल। एक खबर और बनी कि जिद्दी आईएएस अफसर को हाईकोर्ट ने सिखाया सबक, आदेश की उड़ाई धज्जियां, सुना दी कारावास की सजा। कोर्ट का आदेश ना मानने वाले सीनियर आईएएस अफसर को हुई 1 साल की जेल, 25,000 रुपए जुर्माना आदि इत्यादि। ऐसे खूब सारे हेडिंग्स बनने लगे। अब खबर ने सुर्खी तो बनाई, लेकिन ये पहली बार नहीं है। इसी साल जनवरी 2025 की बात है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक विवादित भूखंड के आवंटन पर सुनवाई करते हुए एनआरडीए माने न्यू रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ आईएएस सौरभ कुमार को जमकर फटकार लगाई। उनकी योग्यता और उनके सामर्थ्य को लेकर कड़ी टिप्पणी भी की। एक एफिडेविट में गलत बात और कोर्ट के ऑर्डर के उल्लंघन को लेकर जिस तरह से जस्टिस राकेश मोहन पांडे ने भरी कोर्ट में आईएएस की क्लास लगाई, उसकी वीडियो भी खूब वायरल हुई। अब एक और किस्सा सुनिए। बात है अगस्त 2024 की। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस संजीव कुमार की बेंच ने गांदरबल के डिप्टी कमिश्नर आईएएस श्यामबीर सिंह के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया। आईएएस श्यामबीर सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के दामाद हैं। उन पर एक जमीन अधिग्रहण मामले में गांदरबल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी सीजेएम फयाज अहमद कुरैशी को परेशान करने और कोर्ट के पुराने आदेश का पालन नहीं करने का आरोप लगा। इस शिकायत पर हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई करने का आदेश दिया। यह मामला भी खूब ज्यादा चर्चाओं में रहा। ऐसा ही तब भी हुआ था जब साल 2022 में पटना हाईकोर्ट के जस्टिस पीबी बजंत्री ने एक मामले में सुनवाई करते हुए सीनियर आईएएस आनंद किशोर को ड्रेस कोड में न होने पर लताड़ लगा दी थी। इस वीडियो ने भी खूब चर्चा बटोरी थी। ऐसे न जाने कितने मामले मिल जाएंगे जहां हाईकोर्ट के जज किसी आईएएस को लताड़ लगाते दिख जाते हैं। लेकिन क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के पास भी ऐसी कोई ताकत होती है? जिले में एक जज और आईएएस में कौन ज्यादा ताकतवर होता है? किसके पास ज्यादा शक्तियां होती हैं? और क्यों हाईकोर्ट के सामने बड़े बड़े आईएएस अफसर भी सिर झुकाए जज साहब की लताड़ सुनने को मजबूर हो जाते हैं? आज की इस वीडियो में इन सब बारे में बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप खबरगांव देख रहे हैं। अब सबसे पहले मद्रास हाईकोर्ट और आईएएस अंशुल मिश्रा वाला मामला क्या है वो समझ लीजिए। मामला शुरू होता है साल 1983 से। आर ललितांबल और उनके भाई के एस विश्वनाथन ने एक याचिका कोर्ट में दाखिल की थी। बताया था कि तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड ने करीब 17 सेंट यानी 7,400 स्क्वायर फीट जमीन को एक प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहित किया था, लेकिन वो जमीन कभी इस्तेमाल में ली नहीं गई। सेंट एक पारंपरिक भूमि मापने की इकाई है। भारत के कई राज्य, खासकर दक्षिण भारत जैसे तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में जमीन को सेंट में ही नापा जाता है। 1 सेंट बराबर होता है 435.6 स्क्वायर फीट के। बहरहाल 2003 में कोर्ट ने मामले की सुनवाई की और आदेश दिया कि 17 में से 10.5 सेंट जमीन वापस कर दी जाए। लेकिन 2023 में उन्होंने फिर से याचिका दायर की कि बाकी के 6.5 सेंट जमीन भी लौटा दी जाए। कोर्ट ने आदेश दिया कि सीएमडीए माने चेन्नई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी 3 महीने में जांच करके यह निर्णय ले, लेकिन यह आदेश समय पर पूरा नहीं हुआ। फिर भाई बहन ने मिलकर साल 2024 में अवमानना की याचिका दाखिल कर दी। न्यायमूर्ति पी वेलमुरुगन ने पाया कि जब अंशुल मिश्रा सीएमडीए के मेंबर सेक्रेटरी थे, तब उन्होंने कोर्ट के स्पष्ट आदेश का पालन नहीं किया। कोर्ट ने माना कि यह जानबूझकर और लापरवाही भरा व्यवहार था। इसके लिए आईएएस को सजा और जुर्माना दोनों सुनाए गए। सजा के तौर पर आईएएस अंशुल मिश्रा को 1 महीने की जेल हुई और साथ ही साथ उन्हें 25,000 रुपए मुआवजा भी देना होगा, ये भी कहा गया। और ये भी आदेश दिया गया कि ये जुर्माना 3 हफ्तों के अंदर ही देना होगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कोर्ट ने कहा कि ये जुर्माना उन्हें अपनी सैलरी से देना होगा। इसके लिए वो किसी भी दूसरे सरकारी फंड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और तो और अगर वो ये 25,000 रुपए का जुर्माना नहीं देते हैं तो उनकी सजा 10 दिनों के लिए और बढ़ा दी जाएगी। अब इस पूरे मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने यह साफ कर दिया कि कोर्ट के आदेशों की अनदेखी किसी भी अधिकारी के लिए माफ नहीं की जाएगी, चाहे वो एक
सीनियर आईएएस ऑफिसर ही क्यों ना हो। अब यहीं से शुरू होता है अपना मूल सवाल कि एक जिले, एक राज्य में आईएएस और जज के पास क्या ताकतें होती हैं और दोनों में से कौन ज्यादा ताकतवर होता है। चलिए इसे भी समझते हैं। इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए आपको पहले एक सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स माने शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को समझना होगा। यह सिद्धांत कहता है कि एक ही व्यक्ति या संस्था के पास पूरी ताकत ना हो, बल्कि ताकत को 3 भागों में बांट दिया जाए और हर भाग का काम तय हो, जिससे ताकत का दुरुपयोग यानी मिसयूज ऑफ पावर न हो। अब ताकतों को बांटा कितने में गया और कौन कौन से भाग में? ताकतों को बांटने के लिए 3 ऑर्गन्स माने स्तंभ बनाए गए। पहला लेजिस्लेचर माने विधायिका, जिसका काम होता है कानून बनाना। इनका उदाहरण आप संसद या विधानसभा से समझ सकते हैं। दूसरा है एग्जीक्यूटिव माने कार्यपालिका, जिसका काम होता है कानून को लागू करना और शासन चलाना। इनके उदाहरण में आप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, आईएएस आईपीएस को भी ले सकते हैं। तीसरा होता है जुडिशरी माने न्यायपालिका, जिसका काम होता है कानून की व्याख्या करना, माने जो विधायिका में लिखा गया उसका मतलब होगा क्या ये बताना। इसके अलावा जब सरकार के विभिन्न अंगों या नागरिकों के बीच कोई मतभेद हो तब न्यायपालिका ही सुनवाई करके फैसला भी देती है। इसमें सुप्रीम कोर्ट से लेकर जिला कोर्ट तक सब आ जाते हैं। अब आ जाइए जिले पर, जहां मजिस्ट्रेट सिस्टम चलता है वहां जिले का मजिस्ट्रेट माने डीएम सबसे ताकतवर अधिकारी होता है। इनके पास जिले में विकास और कानूनी व्यवस्था दोनों की जिम्मेदारी होती है। इसे जिला कलेक्टर या जिला आयुक्त के नाम से भी जाना जाता है। अब जिले की न्यायपालिका में सबसे ऊंचा पद होता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट माने सीजेएम का। जिस सूबे का जिला है उस सूबे की हाईकोर्ट सीजेएम की नियुक्ति करती है। इनका काम फौजदारी मामले माने क्रिमिनल केसेस की सुनवाई करना होता है। दीवानी मामले माने सिविल केसेस सुने जाते हैं सिविल जज की अदालत में। अब अगर इस सवाल का जवाब ढूंढा जाए कि क्या कोई जिला जज किसी जिला मजिस्ट्रेट पर सीधे तौर पर कार्रवाई कर सकता है या फिर कहें अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है, तो जवाब है ना, नहीं कर सकता। जिला जज को प्रशासनिक शक्तियां नहीं होती हैं कि वो किसी आईएएस अधिकारी या डीएम को सस्पेंड कर दे, उनका ट्रांसफर करा दे या फिर उन्हें डायरेक्ट सजा दे सके। डीएम राज्य सरकार के अधीन कार्य करता है और उसकी सेवा से जुड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई राज्य सरकार ही करती है। लेकिन अगर डीएम कोर्ट की अवमानना माने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है, यानी अगर वो कोर्ट के आदेश की जानबूझकर अवहेलना करता है, तो जिला जज कार्रवाई की शुरुआत कर सकता है, पर उस पर अंतिम निर्णय राज्य के हाईकोर्ट को ही लेना पड़ता है। हाईकोर्ट ही उसे कोर्ट की अवमानना का दोषी ठहरा सकती है और जुर्माना या सजा जैसे जेल तय कर सकती है। अब वीडियो की शुरुआत में ही हमने जो जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का मामला बताया था, उसमें भी डिप्टी कमिश्नर आईएएस श्यामवीर सिंह के खिलाफ हाईकोर्ट ने ही अंतिम निर्णय लिया था, जबकि जिले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी सीजेएम ने उनके खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत की थी। हमने वीडियो में जितने भी उदाहरण दिए हैं, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो देखा होगा कि जिस भी जज ने आईएएस के खिलाफ कार्रवाई की वो हाईकोर्ट के ही थे। हाईकोर्ट के जज के पास राज्य की किसी भी अधिकारी के खिलाफ एक्शन लेने की पूरी ताकत होती है, यहां तक कि वो सचिव लेवल के सिविल सर्वेंट्स पर भी बड़ा एक्शन ले सकती है। जरूरत पड़ी तो राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ भी राज्य की हाई कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत एक्शन ले सकती है। उदाहरण के तौर पर साल 2024 में कर्नाटक हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ जांच का आदेश दिया था। साल 2023 में राजस्थान हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई के आदेश दिए। इसी साल मई में ही मद्रास हाई कोर्ट बना मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन का मुद्दा हो या फिर केरल हाई कोर्ट बना मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन का मामला हो। ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे जहां पर हाई कोर्ट राज्य के सिविल सर्वेंट से लेकर सीएम तक के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दे देती है। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर किसी जिले के किसी कलेक्टर पर कोई कार्रवाई होती है तो उसकी शुरुआत तो जिले की न्यायपालिका से हो सकती है, लेकिन उस पर अंतिम मुहर, अंतिम आदेश हाईकोर्ट का ही होता है। हालांकि आईएएस अफसर जिनके खिलाफ किसी राज्य की हाईकोर्ट ने कोई सजा सुनाई हो या फिर किसी कार्रवाई का आदेश दिया हो, वो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। हाल फिलहाल में महाराष्ट्र काडर की पूर्व ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर के मामले में भी ऐसा ही देखा गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले पूजा के खिलाफ दर्ज
फर्जीवाड़े के मामले को देखते हुए दिसंबर 2024 में उनकी अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने माना था कि उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में ओबीसी और दिव्यांगता कोटे का अनुचित लाभ उठाने के लिए फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किए थे, जिससे ये मामला न केवल एक संवैधानिक संस्था बल्कि समाज के साथ धोखाधड़ी का भी बन गया। लेकिन पूजा इसके बाद सुप्रीम कोर्ट चली गई और मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को पलट दिया और उन्हें अग्रिम जमानत दे दी थी। ये तो हुई बात कार्रवाई की, लेकिन क्या हाई कोर्ट चाहे तो किसी आईएएस को नौकरी से बर्खास्त करने का आदेश दे सकती है? सामान्य परिस्थितियों में जवाब है नहीं। आईएएस अधिकारी अदालत की अवमानना यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे तो हाई कोर्ट उसे जेल भेज सकती है, उसके खिलाफ जुडिशियल रिव्यू का आदेश दे सकती है, लेकिन उसके बर्खास्तगी का आदेश नहीं दे सकती। हमारा संविधान आईएएस अधिकारियों को एक अनुच्छेद के तहत ऐसी शक्ति देता है जिसके बाद उन्हें नौकरी से बर्खास्त करना क्लोज टू इम्पॉसिबल सा बन जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इतिहास में आज तक कोई आईएएस अपने पद से बर्खास्त ही नहीं हुआ है। लेकिन कैसे हुआ? एक आईएएस को कौन उसके पद से बर्खास्त कर सकता है? इसके नियम क्या हैं और संविधान का वो अनुच्छेद क्या है जो एक आईएएस की नौकरी को इतनी मजबूती देता है? इस मुद्दे पर हमने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वो भी देख सकते हैं। इस मुद्दे को आप तब अच्छे से समझ जाएंगे। बहरहाल अब लौटते हैं अपने एक और सवाल पर कि क्या कोई आईएएस अधिकारी किसी जज पर कार्रवाई कर सकता है या फिर कोई एक्शन ले सकता है? इससे जुड़ा साल 2016 का एक किस्सा है, सुनिए, फिर हम कानून भी बताएंगे। बात गुजरात के बनासकांठा जिले की है। यहाँ जज और आईएएस अधिकारी के बीच विवाद हो गया। अब विवाद क्यों हुआ? दरअसल जिला कलेक्टर दिलीप राणा को सेशन कोर्ट ने 2 बार न्यायालय में पेश होने के लिए बुलाया, लेकिन वो पहुंचे नहीं। इसके बजाय उन्होंने लिखित में जवाब भेजा कि वो किन किन सरकारी कामों में व्यस्त हैं। इस पर कोर्ट का कहना था कि आईएएस साहब ने अदालत के आदेश को गंभीरता से नहीं लिया, इसलिए ये मामला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का बनता है। इसके लिए सेशन कोर्ट ने दिलीप राणा पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया और कहा कि अगर जुर्माना नहीं भरा गया तो उन्हें 5 दिन की जेल हो जाएगी। इसके बाद दिलीप राणा ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी। गुजरात हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई की और फिर राज्य सरकार के वकील और साथ ही हाईकोर्ट के वकील दोनों ने एक बात पर मंजूरी जताई कि ये विवाद अब खत्म कर देना चाहिए। ये कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच आपसी टकराव जैसा दिखता है, जो अच्छा संकेत नहीं है। किस्से का सार ये हुआ कि आईएएस ने सेशन कोर्ट के दिए हुए आदेश को स्वीकारा नहीं, बल्कि इसे उल्टा हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। ध्यान दीजिए, चैलेंज किया, ना कि उन पर कोई एक्शन लिया। तो फिर क्या जज के ऊपर कार्रवाई एक आईएएस कर नहीं सकता या उन पर कार्रवाई ही नहीं हो सकती? इसका जवाब हमें संविधान के अनुच्छेद 235 में मिलता है, जो कहता है कि राज्य के जिला न्यायालयों और अधीनस्थ यानी कि सबऑर्डिनेट न्यायालयों पर उच्च न्यायालय का नियंत्रण होगा। माने हर राज्य में जो जिला जज, सीनियर सिविल जज, जूनियर जज वगैरह वगैरह होते हैं, उन सभी न्यायाधीशों और उनके कामकाज पर उसी राज्य का हाईकोर्ट नियंत्रण रखेगा। जिले के आईएएस अफसर के पास कानूनन ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी जज पर किसी तरह की कार्रवाई करे। माने आईएएस के पास ऐसी कोई ताकत नहीं है। ताकत की इस चर्चा पर जाते जाते गेम्स ऑफ थ्रोन्स में कही गई एक फेमस कोट सुना देते हैं। Power resides where men believe it resides. It's a trick, a shadow on the wall, and a very small man can cast a very large shadow. माने ताकत का असली खेल मन में होता है। जो लोग खुद को शक्तिशाली मानते हैं वो दूसरों को ऐसा विश्वास दिला देते हैं कि वो ही असली ताकतवर होते हैं। बहरहाल जज वर्सेस आईएएस की ताकत के मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।